वेल यूँ तो भारत का इतिहास बहुत पुराना है और भारत पे अटैक का इतिहास भी उतना ही पुराना है। भारत की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर पूरी दुनिया पहुँचना भी चाहती थी और इसमें व्यापार भी करना चाहती थी। लेकिन भारत पे पहुँचना इतना आसान नहीं था। हिंदू कुश, सुलेमान की पहाड़ियाँ, अरेबियन ओशियन, हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल के महासागर पूरी सभ्यताओं को भारत में आने से रोकते थे। लेकिन फिर भी कुछ सभ्यताओं ने भारत की तरफ रुख किया और ये सोच के रुख किया कि हम उस सभ्यता को नष्ट करेंगे, लूटेंगे और वहाँ पे कुछ देर के लिए राज तो कर सकते हैं। उन सभ्यताओं में अगर हम बात करें तो मुख्यतः अगर मुस्लिम एम्पायर की हम बात करें तो मुस्लिम एम्पायर में दो तरह के एम्पायर हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। एक है सल्तनत एम्पायर जो कि 1000 लगभग 1000 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और 1526 तक चला था। इस सल्तनत एम्पायर में बड़े बड़े सुल्तान और सुल्तान के एम्पायर्स आए और गए और इसके बाद भारत की इतिहास को एक नए अध्याय के साथ लिखा गया मुग़लों के साथ। मैं गौरव चौरसिया आप आज के सामने लेके आता हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो इतिहास पढ़ने के मायने को पूरी तरीके से बदल देता है और भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है और वो अध्याय है मंगोल्स यानी कि मुगल एम्पायर। स्टूडेंट्स, लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी में भारत में जो आखिरी सल्तनत राज कर रही थी वो सल्तनत थी लोधी। लोधी एम्पायर का एक आखिरी जो सुल्तान जिसे हम कहा जा सकता है वो था इब्राहिम लोधी, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक बहुत अहम हिस्सा था और वहाँ का एम्परर था, वहाँ का सुल्तान था। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इस हिस्से को बोलते हैं पंजाब। पंजाब के हिस्से तक उसने अपनी अच्छी पकड़ बना रखी थी और पंजाब के हिस्से पर जो गवर्नर उसमें नियुक्त कर रखा था वो गवर्नर था दौलत खान लोधी। तो इब्राहिम लोधी यहाँ का सुल्तान था और पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोधी। ये दौलत खान लोधी बहुत एक अहम कड़ी है इस चैप्टर की। दौलत खान लोधी यूँ तो इब्राहिम लोधी का ही रिश्तेदार था, लेकिन वह इब्राहिम लोधी को उतना पसंद नहीं करता था क्योंकि कई बार दरबार में इब्राहिम लोधी के हाथों दौलत खान और उसके बेटे की इंसल्ट हो चुकी थी, अपमान हो चुका था। और इसने ये सोच लिया था कि इब्राहिम लोधी के एम्पायर को ना सिर्फ नेस्तानबूत ख़त्म करना है बल्कि इस एम्पायर को रूल भी करना है। लेकिन दौलत खान के पास कोई रिसोर्सेज नहीं था, उतना बड़ी आर्मी नहीं थी कि वह इब्राहिम लोधी के एम्पायर को हटा सके। तो अब दौलत खान लोधी ने एक नया पैंतरा सोचा और ये पैंतरा था कि इस भारत की भूमि पर किसी ऐसे विदेशी आक्रमण को इनवाइट किया जाए जो इब्राहिम लोधी को हरा कर यहाँ की धन संपदा को लूट कर वापस चला जाए और उसके बाद का जो एम्पायर है वो मैं रूल करूँगा। इसी के साथ भारत में आगमन हुआ मंगोल्स का। मैं बार बार मंगोल का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज से कई सभ्यताओं पहले 12वीं शताब्दी में जो मंगोल्स थे उनका दबदबा पूरे यूरेशिया और मंगोलिया इलाके में था जो चाइना तक फैला था। रशिया के ऊपर का जो आप एम्पायर देखते हो आज के वर्ल्ड मैप में वो एम्पायर मंगोलिया था और उसमें कई ऐसे इन्वेडर्स हुए जो हमारे इतिहास के महान हत्यारों में से, महान लुटेरों में से और आक्रमणकारियों में गिने जा सकते हैं। चंगेज़ खान का नाम तो आपने सुना ही होगा। वही चंगेज़ खान जिसने पूरे मंगोलिया के हिस्से में अपना राज किया था और शायद अब तक के एम्पायर्स में सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा एम्पायर उसके पास था। इसी चंगेज़ खान के बाद एक और मंगोलियन राजा मंगोलिया में पैदा हुआ था और वो था तैमूर। हालांकि चंगेज़ खान का भारत पे आक्रमण इल्तुतमिश ने बड़ी चतुराई से टाल दिया था, लेकिन चंगेज़ खान के समय पे इल्तुतमिश ने जो आक्रमण टाला वो आगे के एम्पायर तैमूर के साथ नहीं कर पाए और फाइनली तैमूर ने भारत के यानी कि उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों को ना सिर्फ रौंदा बल्कि लाखों हत्याएं करी और बहुत करोड़ों का बेशकीमती खजाना यहाँ से लूट के ले गया। तैमूर खान के इसे हम कहते हैं कि जो वंशज थे, जब तैमूर खान की
लाइन थी और जो चंगेज़ खान की लाइन थी, बाद में जाके इनका वैवाहिक संबंध बना, मैट्रिमोनियल अलायंस बना और उस मैट्रिमोनियल अलायंस से एक एक और इम्पॉर्टेंट राजा पैदा हुआ था, जो कि समरकंद फरगना का राजा था, और ये था बाबर। बाबर फादर की लाइन से तैमूर का और मदर की लाइन से चंगेज़ खान का वंशज था, और बहुत दूर समरकंद के इलाके में, फरगना में राज कर रहा था। लेकिन उसका पूरी ज़िंदगी संघर्ष से भरी हुई थी। इसलिए क्योंकि समरकंद के इलाके में भी बहुत सारे उज़्बेक्स जो राजा थे, वो बाबर को अपने इलाके से भगा चुके थे, दौड़ा चुके थे, और वो संघर्ष कर रहा था। इसी दौरान बाबर को दौलत खान लोधी का पत्र मिला, और ये पत्र था कि बाबर को भारत पे अटैक करना है, इब्राहिम लोधी को हराना है, भारत की सारी संपदा लूटनी है, और आने वाला एम्पायर दौलत खान लोधी को सौंप के चले जाना है। डील बिल्कुल क्लियर थी। बाबर ने भी इसे एक्सेप्ट किया, और इसके साथ दौलत खान लोधी ने बाबर को प्रॉमिस भी किया कि जब वो भारत आएगा तो वो उसका पूरा सपोर्ट करेगा, साथ देगा। और यहाँ से शुरू होता है हमारा मुगल एम्पायर की फाउंडेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो फाइनली बाबर हिंदू कुश के खैबर दर्रे से पास होता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा, और इस हिस्से में उसने अपना पड़ाव डाला, जिसे हम पानीपत कहते हैं। यह हरियाणा का एक मैदान है, और यहाँ पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में जो युद्ध हुआ, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, और ये किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी। और बाबर की छोटी लेकिन डिसिप्लिन आर्मी के आगे इब्राहिम लोधी की बड़ी बट इनडिसिप्लिन आर्मी कहीं नहीं टिक पाई। ऐसा बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इस युद्ध में पहली बार बाबर ने हिंदुस्तान में तोपों का यूज़ किया था, और एक मिलिट्री स्टाइल का यूज़ किया था, जिसे कहते हैं तुलुगनुमा। बाबर ने इस वॉर को जीता, और अब यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। प्लान के मुताबिक बाबर को इस लड़ाई को जीत के वापस समरकंद जाना था, और जो जीत का खजाना है उसको अपनी आर्मी को यू नो डेवलप करने में लगाना था, ताकि वो वापस से समरकंद के इलाके को जीत पाए। लेकिन बाबर का यह मानना था, क्योंकि ये धरती पहले ही उनके पूर्वजों के द्वारा जीती जा चुकी है, तो वो इस धरती का लेजिटिमेट हेयर था, उत्तराधिकारी था। और इस धरती की जलवायु, पानी, मिट्टी, लोग बाबर को काफ़ी अच्छे लगे, और उसने सोचा कि समरकंद से अच्छा है कि वो अपना अब से जो जीवन है वो भारत में ही, हिंदुस्तान में ही व्यतीत करे। और उसने दौलत खान लोधी को भी सजा दी साथ ना देने की। फाइनली बाबर ने भारत में रहने का फैसला किया, और इस तरीके से बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट से ही मुगल एम्पायर का जो फाउंडेशन स्टोन था वो भारत में स्टैब्लिश्ड हो चुका था। लेकिन क्या बाबर का हिंदुस्तान में रहना इतना आसान था? शायद नहीं, क्योंकि अब बाबर की लड़ाई थी हमारे हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल राजपूत चीफ के साथ। जब तक बाबर इस राजपूत चीफ को हरा नहीं देता, तब तक वो हिंदुस्तान को जीतने का छोड़ो, वहाँ पे रहने का भी ख्वाब पूरा नहीं कर सकता था। और ये राजपूत चीफ थे, राजपूताना यानी कि मेवाड़ के, ये मेवाड़ है बीच में, मेवाड़ के चीफ महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम महाराणा सांगा के नाम से भी जानते हैं। अब बाबर की अगली लड़ाई राजपूत चीफ महाराणा सांगा के साथ थी। जब बाबर पानीपत से दिल्ली होता हुआ फतेहपुर सीकरी और भरतपुर के पास में था, यानी कि आगरा और सीकरी और भरतपुर के पास में एक एरिया है, तब महाराणा सांगा ने एक छोटा सा अटैक बाबर की आर्मी में किया था, जिससे उसकी आर्मी में बहुत दहशत और भगदड़ मच चुकी थी। महाराणा सांगा के अटैक के बाद बाबर की जो आर्मी थी वो बहुत ही डर के माहौल में थी, और अब बाबर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उनका आने का उद्देश्य पूरा हो चुका है, अब उसे वापस समरकंद लौट जाना चाहिए था। लेकिन बाबर को तो रुकना था। तो बाबर ने अपनी आर्मी को मोटिवेट किया, बाबर ने अपनी आर्मी को जिहाद का नारा दिया, यानी कि अब ये पॉलिटिकल वॉर नहीं बल्कि एक रिलीजियस वॉर थी। ये नारा सुनने के बाद इस्लाम की कस्में दी गई, और फाइनली मुग़ल आर्मी ने सोचा कि अब हमें
शायद मृत्यु तो नसीब होगी, लेकिन हम शहादत को प्राप्त करके यहाँ से जाएंगे। ये प्लान बाबर का काम कर गया और आर्मी लड़ने को तैयार हो गई। और अब नेक्स्ट बैटल जो बाबर ने लड़ी थी, वो लड़ी थी 1527 में। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ खानवा। और ये लड़ी थी 1527 में। ये किसके खिलाफ लड़ी थी? ये लड़ी थी महाराणा सांगा के खिलाफ। हालांकि इस लड़ाई में शुरू से महाराणा सांगा का दबदबा था, बहुत डोमिनेट किया था उन्होंने इस बैटल को। लेकिन अगेन उन्हें तोपों से किस तरह से लड़ना है नहीं पता था, और बाबर ने इसको और तुलुकनुमा पद्धति को बहुत अच्छे से अप्लाई किया, और फाइनली जैसे भी हो बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया था। हालांकि महाराणा सांगा ने हार तो नहीं मानी थी, लेकिन उनकी सबसिक्वेंट डेथ होने की वजह से बाबर को एक मौका मिला कि वो भारत में रह सके। मेवाड़ के पास में आप ये मालवा देख सकते हैं। मालवा में एक जगह है चंदेरी। यहाँ के एक राजा थे मैदनी राय, उन्होंने मेवाड़ का सपोर्ट किया था बाबर के खिलाफ। तो बाबर ने अपना अगला कैंपेन किया था यहीं पे, यानी कि 1528 में, 1528 में उन्होंने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। किसके खिलाफ लड़ा था? मेदनी राय के खिलाफ। और इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट कैंपेन किया बंगाल के खिलाफ, सेम ईयर 1528 में। और बंगाल में वो अफगान के खिलाफ युद्ध लड़ा उन्होंने। तो अगर आप देखें बाबर के 4 लड़ाई, पहली लड़ाई है बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट जो 1526 को हुई थी, बैटल ऑफ खानवा जो कि 1527 में हुई थी, थर्ड बैटल बैटल ऑफ चंदेरी जो 1528 में हुई थी, और फोर्थ बंगाल जो 1528 में अफगान के साथ हुई थी। 1529 के आते आते बाबर ने लगभग नर्मदा रिवर के ऊपर का ये पूरा हिस्सा जीता था, जिसको वो हिंदुस्तान कहता था। तो हिस्टोरिकल फैक्ट हमें बताते हैं कि बाबर ने हिंदुस्तान जीता था, लेकिन ये फैक्ट हमें ये नहीं बताते कि हिंदुस्तान का बाबर का जो मतलब था वो ये था कि नर्मदा रिवर के ऊपर का जो पार्ट है उसे वो हिंदुस्तान कहता था। लेकिन अपनी सफलता का टेस्ट बाबर बहुत दिन तक नहीं एंजॉय कर सका, और 1530 आते आते बाबर की मौत हो गई, ही डाइड। तो लगभग वो भारत में सिर्फ 4 साल रहा। 4 साल के रहने के बाद बाबर का जो साम्राज्य था, अब उसका बेटा हुमायूं बहुत अच्छे से संभालने को तैयार था। लेकिन हुमायूं बाबर की तरह ग्लोरियस, ब्रेव और एफिशिएंट रूलर नहीं था। हुमायूं एक ड्रग एडिक्ट एम्पायर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। हुमायूं ने बाबर की गद्दी संभाली तो थी, लेकिन उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाया। जब हुमायूं राजा बना, तब हुमायूं के साथ साथ अफगान, ये जो एरिया देख रहे हैं आप, बंगाल का जो एरिया जो अफगानों के पास था, ये वापस से पावरफुल हुआ। और यहाँ पर एक नया चीफ था जो एक ज़माने पे तो बाबर के साथ था, लेकिन अब वो अफगानीज के साथ मिलकर मुगल का दुश्मन बन चुका था, और इसका नाम था शेर शाह सूरी। नाउ शेर शाह सूरी से हुमायूं की स्टार्टिंग की वॉर हुई, और हुमायूं ने उसे हराया भी। लेकिन यहाँ पर हुमायूं से गलती हुई कि हुमायूं ने शेर शाह सूरी को माफ़ कर दिया, और माफ़ करने के बाद I'm rubbing this. माफ करने के बाद वो गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध लड़ने चला गया। इसी दौरान जो शेरशाह सूरी था उसने दिल्ली की तरफ मूव किया, और यहाँ पर हुमायूं ने जब दोबारा से दिल्ली पे कब्जा करने की कोशिश की, तब उसका युद्ध हुआ शेरशाह सूरी के साथ। और इस युद्ध को, जिसको बैटल ऑफ चौसा कहते हैं, इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरीके से हराया। उसके बाद हुमायूं हारने के बाद ये वापस से गया अफगान इलाके में, और वहाँ पर अपनी आर्मी को बटोरने में लगा। तो 1530 में हुमायूं राजा बना। 1540 तक उसने रूल किया। 1540 में वो हारा, और हारने के बाद वो इस सल्तनत को छोड़ के, बादशाह को छोड़कर यहाँ के जंगलों में अपनी आर्मी को रिस्टोर करता रहा। इसी दौरान 1540 से लेकर 1556 तक एक इम्पॉर्टेंट रूल था जो मुगलों के हाथ में नहीं था। ये 15 साल 16 साल मुगलों के हाथ में ना होकर सूर एम्पायर के हाथ में था, जैसे हम शेरशाह सूरी के नाम से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। इसी दौरान
हुमायूं की वापसी हुई क्योंकि एक बैटल थी, बैटल ऑफ कलिंजर। उस बैटल ऑफ कलिंजर में तोप के फटने से शेरशाह सूरी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई और ये मौका था हुमायूं का कि वो वापस से आए और शेरशाह सूरी के वीक सक्सेसर्स को हराकर दोबारा से मुगल एम्पायर स्टैब्लिश करे। 1555 में सॉरी, जो शेरशाह सूरी का रूल था 1540 से लेकर 1555 तक था। उसके बाद 1555 में और 1556 तक 1 साल तक हुमायूं ने फिर से रूल किया था दिल्ली की गद्दी पर। बट जैसा कि इतिहासकार बताते हैं, हुमायूं एक ड्रग एडिक्ट था, जिंदगी भर वो लड़खड़ाते हुए जिया और एंड में लड़खड़ाते हुए वो अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरता हुआ ज़मीन को गिरा, टकराया और मर गया। 1556 में जब हुमायूं की डेथ हुई, उससे बाद अब इस देश को एक नया एम्परर मिलने था, एक नया राजा मिलना था, जिसको हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जानते हैं। जब हुमायूं वॉन्डरर्स की तरह भटक रहा था इन जंगलों में, तब राजपूताना के राजा ने उसको शरण दी थी और यहाँ पर जन्म हुआ था अकबर का। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर सिर्फ 13 साल का एक छोटा बालक था और इस 13 साल के छोटे बालक पे अब इतने बड़े एम्पायर का जिम्मेदारी नहीं दे सकते थे। तो अकबर ने रूल तो किया बट इनडायरेक्टली। बेसिकली उस ज़माने में अकबर का जो रेजेंट था बैरम खान, उसने अपनी सारी जिम्मेदारी को कंधे पे लिया और जब तक कि अकबर एक मैच्योर, एक बालिग नहीं हो जाता, तब तक बैरम खान ने पूरी कमिटमेंट के साथ मुगल एम्पायर को रूल किया। इसी दौरान दिल्ली की गद्दी अब हेमचंद्र विक्रमादित्य के हाथ में थी, जिसको हम हेमू करके बोलते हैं, हेमू करके पुकारते हैं। और उस हेमू की जो ताकत थी उसका अंदाज़ा आप आराम से ऐसे लगा सकते हैं कि स्टार्टिंग में अकबर की और बैरम खान की हिम्मत नहीं हुई थी हेमचंद्र विक्रमादित्य से डायरेक्टली चैलेंज करने का या लड़ने की। बाद में एक बैरम खान ने डिसाइड किया कि हेमचंद्र विक्रमादित्य से लड़ना बहुत ज़रूरी है अगर उन्हें तुरंत मुगल एम्पायर को रीस्टोर करना है, रीस्टैब्लिश करना है। और फाइनली अब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, किसके बीच में? हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू के बीच में और अकबर यानी कि उसका रिप्रेजेंटेटिव बैरम खान के बीच में। तो नाउ ये हुआ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को। इस बैटल में भी बैरम खान ने लगभग अपनी हार मान ली थी। शाम होते होते हेमचंद्र विक्रमादित्य की जो आर्मी थी उसने मुगल आर्मी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन एक तीर हेमचंद्र विक्रमादित्य की आंख में लगा और अचानक से पासा पलट गया और मुगल आर्मी एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से इस बैटल को जीत गई। और इस तरीके से 1556 का जो ये दिन था, ये पूरे अकबर के नाम था। अकबर ने इसी युद्ध में हेमचंद्र विक्रमादित्य को मारा और उसी के साथ इसने गद्दी संभाली। कुछ दिनों के बाद अकबर ने अपने रेजेंट यानी कि बैरम खान को विदा किया, उसे हज की यात्रा पर भेजा, क्योंकि उसका मानना था कि वह पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है राजा की यानी कि बादशाह की गद्दी संभालने के लिए। और इस तरीके से अकबर ने आयरन हैंड से एक सिंगल हैंडली पूरे एम्पायर को ना सिर्फ अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट किया, बल्कि उसने कई पॉलिसीज़ लागू की जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि अकबर ने जिस तरीके से अपने पूरे एम्पायर को मैनेज किया, कई इतिहासकारों ने उसको महान की उपाधि भी दी है, कई इतिहासकारों ने उसको एक सेकुलर राजा की उपाधि भी दी है और कई इतिहासकारों ने उसको एक फेनेटिक राजा की उपाधि भी दी है। खैर, जो भी हो, अकबर ने अपनी राजपूत पॉलिसीज़ की वजह से कई एम्पायर को जीता, कई एम्पायर को चैलेंज किया और अपनी राजपूत पॉलिसीज़ की वजह से अकबर ने काफ़ी हद तक भारत को बचाए रखा विदेशी आक्रमणों से भी और इंटरनल रिवोल्ट से भी, जो कि राजपूत को नाराज़ करने की वजह से हो सकते थे। अकबर को अच्छे से पता था कि अगर हिंदुस्तान में उसे रूल करना है तो राजपूत को नाराज़ करके नहीं रह सकता। तो उसने राजपूतों के कई राजघरानाओं से अपने मैट्रिमोनियल अलायंस स्टैब्लिश किए, शादियों के संबंध स्टैब्लिश किए, जिससे वो राजपूत घराने ना सिर्फ उसके मित्र थे बल्कि रिश्तेदार भी थे। कई राजपूत परिवार
इस मैट्रिमोनियल अलायंस के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने अकबर को हमेशा बाहरी विदेशी आक्रमणकारी माना और उनके मानने के पीछे जो तर्क था वो ये था कि अकबर ने एक ज़माने में उनके एम्पायर पे अटैक किया था और काफ़ी लोगों को मौत के घाट उतारा था और इस वजह से वो अकबर के सामने झुकना नहीं चाहते थे। इसमें जो सबसे प्रमुख नाम था वो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जी का था और उन्होंने पूरी ज़िंदगी ताउम्र अकबर के सामने ना झुकने का जो संकल्प लिया, उस संकल्प को उन्होंने पूरी ज़िंदगी निभाया और इतिहास उन्हें सर्वश्रेष्ठ देशभक्त के नाम से जानता है और बहुत ही स्वाभिमान के साथ उनका नाम लेता है। अकबर और महाराणा प्रताप की जो जंग थी वो बहुत लंबी चली थी, लेकिन शुरू हुई थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी से, जो हुआ था 18 जून 1527 को, 18 जून 1576 को। और इस बैटल में ना अकबर की जीत हुई ना महाराणा प्रताप की, लेकिन इस बैटल को महाराणा प्रताप ने बाद में डोमिनेट किया था बैटल ऑफ दिवेर के साथ। खैर, पूरी ज़िंदगी ना अकबर महाराणा प्रताप को झुका पाया और ना उनके एम्पायर को जीत पाया सिवाय चित्तौड़ के। तो कई राजपूत उनके अगेंस्ट भी थे, बट कई राजपूतों को अकबर ने अपने दरबार में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रखा था। उसमें राजा टोडरमल जो कि उनके एक इम्पॉर्टेंट अकाउंटेंट थे, राजा भारमल जो कि जयपुर रियासत के यानी कि आमेर रियासत के बहुत बड़े राजघराने को बिलोंग करते थे, भगवंत दास जिनकी बेटी से अकबर ने अपने बेटे का विवाह प्रस्ताव रखा और बेटी शादी करवाई, और उनके रिश्तेदार मान सिंह जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल थे मुगल आर्मी के। तो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को हम लोग अगर देखें, अकबर के राजपूत पॉलिसीज को हम देखें, तो शायद हो सकता है कि उस ज़माने की रिक्वायरमेंट थी जो अकबर ने फॉलो की, और यह सही थी या गलत, इसका जवाब हमें नेक्स्ट एम्पायर के रूप में मिलता है। तो जो नेक्स्ट एम्पायर था अकबर की मौत के बाद, जब अकबर की मौत हुई 1605 में, तब अकबर का बेटा सलीम भारत का बादशाह बना और उसने एक उपाधि धारण की जिसको हम जहांगीर के नाम से जानते हैं। जहांगीर की जो मिलिट्री कैंपेन थी वो भी कुछ कम नहीं रही है। जहांगीर ने मेवाड़ का जो एम्पायर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, महाराणा प्रताप का एम्पायर, उसको दोस्ती से जीता, क्योंकि जब अकबर की मौत हुई 1605 में, उससे पहले 1500 यानी कि 1598 टू 1599 में, इतिहासकार थोड़ा से इसमें अलग अलग मत रखते हैं, इसमें महाराणा प्रताप जी की भी मृत्यु हुई थी। तो महाराणा प्रताप जी के बेटे अमर सिंह और जहांगीर में एक मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ जिसके तहत उन्होंने मेवाड़ को जीता और कांगड़ा को जीत लिया दोस्ती के साथ। जहांगीर की काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी और जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक मुगल एम्पायर की गद्दी संभाली और फिर 1627 में मुगल की गद्दी पहुंची शाहजहां के हाथ में। शाहजहां का जो शासन था, उस शासन को मुगल एम्पायर का गोल्डन एरा कहते हैं, क्योंकि शाहजहां का जो आर्ट और कल्चर और आर्किटेक्चर की तरफ झुकाव था, लगाव था, वो पूरी दुनिया में अनोखा था और उसकी वजह से पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान को देखती है। आर्किटेक्चर के वंडर्स के रूप में उसने हमें ताजमहल दिया, लाल किला दिया। हालांकि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ताजमहल, लाल किला पुरानी इमारतों को मॉडिफाई करके बनाया गया था, लेकिन आज भी मोती मस्जिद, लाल किला, आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर तख्ते ताउस जिसको हम मयूर सिंहासन कहते हैं ये, और फाइनली ताजमहल जो हमारे भारत की एक इम्पॉर्टेंट लेगेसीज में आता है, ये हम शाहजहां के लेगेसीज के अंदर काउंट कर सकते हैं। शाहजहां के 4 बेटे थे और लगभग चारों बेटों में बराबरी की जंग चलती रही, लेकिन शाहजहां का जो पसंदीदा पुत्र था दारा शिकोह, उसको लगभग वो गद्दी ऑफर कर चुका था, लेकिन चारों बेटों की जंग में जो 4 बेटे थे उनमें जीत हुई मुइनुद्दीन की। शाहजहां के जो 4 बेटे थे वो थे दारा शिकोह, मुइनुद्दीन, मुराद और शुजा। इन चारों की जो सक्सेशन वॉर हुई थी यानी कि गद्दी को पाने की जंग, उसमें जीतना तो दारा शिकोह को चाहिए था क्योंकि उसके ऊपर शाहजहां का हाथ था, लेकिन जीता औरंगजेब। और फाइनली 1658 को औरंगजेब ने मुगल एम्पायर की गद्दी संभाली। अकबर महान था, वो रिलीजियस टॉलरेंट था या नहीं था, उसने रिलीजियस टॉलरेंट होके गलती की या नहीं की, इसका जवाब हमें औरंगजेब के शासन में मिलता है, क्योंकि औरंगजेब का शासन अकबर के बिल्कुल अगेंस्ट था।
अकबर जहाँ पूरे धर्मों को साथ लेके चलता था, अकबर जहाँ सारे राजपूत और अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ उसने मेलजोल बढ़ाया, औरंगज़ेब ने ऐसा कुछ नहीं किया। औरंगज़ेब ने उल्टे राजपूतों को, सिख को, जाट्स को, यहाँ से अहोम्स को और सबसे इम्पोर्टेंटली मराठाउस को राज करके नाराज़ करके राज किया। और औरंगज़ेब ने इन चारों के साथ जो दुश्मनी मोल ली, उसका खामियाजा औरंगज़ेब को ये भुगतना पड़ा कि उसको अपनी राजधानी को शिफ्ट करके महाराष्ट्र जाना पड़ा ताकि वो मराठाओं को दबा पाए। छत्रपति शिवाजी, एक महान मराठा योद्धा जिनको इतिहास हमेशा याद करता रहेगा, उन्होंने औरंगज़ेब को काफ़ी बड़ी टक्कर दी और ज़िंदगी भर टक्कर दी। औरंगज़ेब ने अपनी राजधानी को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया और इसको हम औरंगाबाद के नाम से जानते हैं। औरंगज़ेब ने जाटों को नाराज़ किया, इसमें सूरजमल जाट ने बहुत अच्छा रेसिस्टेंट किया। औरंगज़ेब ने सिख को नाराज़ किया, जिसमें बहुत सारे सिख गुरु थे, इन्होंने अपनी 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 जान शहीद की। और गुरु गोविंद देव से लेकर गुरु तेग बहादुर तक इसमें आते हैं। इसके अलावा औरंगज़ेब ने अहोम्स को नाराज़ किया। कुल मिलाकर औरंगज़ेब जब ये कर रहा था शासन, तो सोचता था कि मैं आयरन हैंड पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करूँगा। लेकिन जब औरंगज़ेब की मौत हुई 1707 में, 1707 में, ये जो एम्पायर से, ख़ासतौर से मराठा एम्पायर, ये इतने पावरफुल हो चुके थे कि मुग़ल एम्पायर का ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो इन्हें चैलेंज कर सके, इन्हें रेपेल कर सके। इस वजह से औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही पूरा मुग़ल एम्पायर बिखर गया और पूरे मुग़ल एम्पायर की जो सीमा थी वो लाल किले से ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा बाहर नहीं थी। तो ये था मुग़ल एम्पायर और मुग़ल एम्पायर की कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़। एक बार मैं आपको रिवाइज करके बता देता हूँ कि कौन सा एम्पायर कब कब रहा। तो बात करते हैं 1526 से लेकर 1530 तक का जो टाइम पीरियड था, इसमें था बाबर। 1530 से लेकर 1540 तक के जो टाइम पीरियड था, ये है हुमायूं के नाम। 1540 से लेकर 1555 तक एक गैप आया था, यह है शेर शाह सूरी के नाम पर। 1555 से सिर्फ एक साल 1556 तक वापस से हुमायूं का कमबैक होता है। फिर 1556 से 1605 तक इसके बेटे अकबर। 1605 से 1627 अकबर के बेटे जहांगीर, जैसे हम सलीम के नाम से जानते हैं। 1627 से लेकर 1600 यानी कि 1658 तक जहांगीर का बेटा शाहजहां। और 1658 से लेकर 1707 तक औरंगज़ेब। ये है पूरा मुग़ल एम्पायर, पूरा स्ट्रॉन्ग मुग़ल एम्पायर। हालांकि इसके बाद भी औरंगज़ेब के बेटे थे जिनको राजा बनाया गया, लेकिन सक्सेशन की जंग में नोबल्स के हाथों वो इतने कमज़ोर हो चुके थे कि मुग़ल एम्पायर फाइनली 1857 की क्रांति में जो आखिरी मुग़ल साम्राज्य थे और उसके जो राजा थे बहादुर शाह जफ़र सेकंड, वो अंग्रेज़ों के हाथों गिरफ्तार हुए, बाद में उनकी मौत हुई। और इसी के साथ एक ग्लोरियस मुग़ल एम्पायर के चैप्टर का अंत हुआ और दूसरे चैप्टर का यानी कि ब्रिटिश के चैप्टर्स का स्टार्टिंग होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर के बारे में हम रिलीजियस पॉलिसी, इनके एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, इनके एग्रीगेशन पॉलिसीज़ के बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप दैट यू लाइक्ड इट। थैंक यू।